शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दशहरन मुरजमल, ये दो पार्टीज के नाम है। रामलाल वर्सेस श्यामलाल जैसा होता है बिल्कुल वैसा। एस वर्सेस डी। और ये केस है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अगर ये तीन चीजें हैं, चार चीजें, इन चारों में से कोई एक भी चीज अगर आपने रखी होती तो हम मान लेते कि आपके बीच में पार्टनरशिप है। लेकिन अगर इन चारों में से एक भी चीज आपने नहीं मेंटेन की है तो हम मान लेंगे कि भले आप पार्टनर थे या नहीं थे, हमको कोई मतलब नहीं है। हम तो ये मानेंगे कि आपके बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं थी। समझो, इस पॉइंट को समझाता हूं कैसे। देखिए, लॉ बोल रहा है कि जिनके साथ प्रॉफिट शेयर होता है उनको आप हमेशा पार्टनर मान लो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको हम पार्टनरशिप से क्या करते हैं, आ गए। अरे वाह, क्या बात है। क्लास चल रही है, पढ़ा रहा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है, इंटर में अच्छी फील आ रही है। जिया है ना उधर पीछे, कौन है? हाँ, जिया है। चलो एंजॉय करो, मिलता हूँ, बाय बेटा। सुनो, वापस सुनना। कल अपन ने पढ़ा था कि जिन जिन के बीच में प्रॉफिट शेयर होता है, जिन जिन के बीच में प्रॉफिट शेयर होता है, हर वो लोग पार्टनर हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि डिसीज पार्टनर की विडो, जैसे कि प्रीवियस ओनर ऑफ गुडविल या बिजनेस, जैसे कि लेंडर ऑफ मनी, क्रेडिटर, जैसे कि एक और कौन सा था, सर्वेंट और एम्प्लॉय। बहुत बढ़िया। क्या इन चारों के साथ हम हमारा प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद भी इनको हम पार्टनरशिप से क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। मतलब ये पार्टनर है या नहीं है, इनके बीच में पार्टनरशिप नहीं है। ये तो है एक बात। दूसरी चीज, कुछ ऐसे हैं जो पार्टनर जैसे, पार्टनरशिप जैसे दिखते हैं, पार्टनरशिप जैसे नजर आते हैं, पर उन्हें पार्टनरशिप मत मान लेना भूल के भी, क्योंकि नौबत आ सकती है कि आप उनको पार्टनर मान लो। ऐसे कौन थे? ऐसे दो थे, बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कपल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये वो हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग के कारण पार्टनर नजर आते हैं, लेकिन लॉ ने बोला कि इनको पार्टनरशिप में इंक्लूड मत करना, एक्सक्लूड करना। और ये वो हैं जो साथ में व्यापार करते हुए नजर आते हैं, इसलिए ये दिखते कैसे हैं, पार्टनर जैसे हैं। ये व्यापार भी साथ में करते हैं और प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, तो ये ज्यादातर किसके जैसे दिखते हैं, पार्टनरशिप जैसे। लेकिन भूल के भी इनको पार्टनर मत मान लेना, नॉट डीम टू बी पार्टनर। तो इनको भी पार्टनर नहीं मानते। जानबूझ के दो चीज एक साथ उठाई है मैंने, पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं, पढ़ाने अब वाला हूं, लेकिन ये जानबूझ के उठाए वापस से ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ठीक, दो। और तीसरी बात अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो ये है कि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो एक्चुअल में पार्टनरशिप होते हैं, सही में भी पार्टनर है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि हम आपको पार्टनरशिप नहीं मानते। मान मत लेना और हम नहीं मानते, दोनों में क्या अंतर है? गुड। अब सुनना वापस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट सही है, 90%। सुनना, इन दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत मान लेना। क्यों मत मान लेना? क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे दिख तो रहे हैं लेकिन है नहीं, इसलिए मत मान लेना भूल के भी। ये है नॉट डीम टू बी वाला पॉइंट जो पहले पेज पे है इस चैप्टर के। ठीक, बीबीसी और एचयूएफ। और दूसरा, तुम हस्बैंड वाइफ हो, सही में भी तेरी वाइफ बैठी तेरे पास, सही में भी हस्बैंड वाइफ हो, और तुम मेरे पास आए, मैं होटल का मैनेजर, तुमने कहा हमको इस यहाँ पर रात रुकना है। हमने कहा आप हस्बैंड वाइफ हो या नहीं हो मेरे को क्या मालूम, प्रूफ दिखाओ। तो मैंने आपसे मांगा प्रूफ, सुनना ध्यान से। प्रूफ क्या मांगा?
कि क्या आपके पास कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपकी शादी की? मेटाफर बना रहा हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं शादी की, मतलब पत्रिका है? बोले नहीं यार, वो तो नहीं है। चलो, तो मैंने कहा आपने कोई जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा हो हस्बैंड वाइफ के नाम से, ऐसा कुछ? सॉरी, कोई अकाउंट खुला रखा हो आपने हस्बैंड वाइफ के नाम से, जॉइंट अकाउंट? बोले वो भी नहीं है। बोले आपके परिवार के कोई लोग जो सबूत दे सके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ हो आपकी? बोले वो भी नहीं है। और आपने अपनी शादी रजिस्टर कराई है क्या वेडिंग रजिस्ट्रार के पास, मैरिज रजिस्ट्रार के पास? बोले वो भी नहीं कराई है। कोई फोटो है? बोले नहीं, फोटो भी नहीं है। पेरे लेते हुए, मांग भरते हुए? बोले वो भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर हम आपको हस्बैंड वाइफ कंसीडर नहीं कर सकते, भले आप होंगे, सही में भी होंगे, पर हम नहीं कर सकते। और हम नहीं कर सकते तो ओयो का नया नियम है कि बिना रिलेशनशिप स्टेटस के हम लड़का लड़की को कमरा नहीं देंगे। लो, अंतर क्या है? एक्चुअली में भले ही होंगे, पर कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया क्योंकि आपने इन चार में से एक भी सबूत नहीं रखा। अंतर समझ में आया? ये मेटाफर है, अभी मैं अंदर का पॉइंट पढ़ाऊंगा। ये हम तुलना करने के लिए मेटाफर समझते हो? दृष्टांत है ना, दृष्टांत अलंकार होता है ना हिंदी में, मेटाफर। बहुत बढ़िया, समझ आई बात? तो अंतर क्या है? आप हो फिर भी नहीं मान रहे हैं, उसको नॉट डीम्ड नहीं बोलते, नॉट कंसीडर्ड बोलते हैं। अंतर समझ में आया? हो लेकिन हम फिर भी नहीं मानेंगे। आप होंगे नहीं होंगे हमको कोई मतलब ही नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, वो है नॉट कंसीडर्ड। और दूसरा, आप नहीं हो इसलिए पहले ही बता दिया कि इनको भूल के भी मान मत लेना क्योंकि ये नहीं है, उसको बोलते हैं नॉट डीम्ड टू बी पार्टनर्स। अब अंतर समझ में आया? कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो सकता था? सर आपने शुरू में भी तो पढ़ाया था वो द फॉलोइंग आर नॉट डीम्ड टू बी पार्टनर, और यहाँ बोल रहे हो द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्टनरशिप, तो फिर एक ही बात होगी? नहीं, अलग अलग बात है। वहां पर नहीं है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हैं, इसलिए पहले ही आगाह कर दिया कि इनको मत मान लेना। और यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन बोल रहा है कि भैया अगर इन चार में से एक भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि बाद में आपको कोर्ट पार्टनरशिप फॉर्म मानने से इनकार कर दे। और फॉर्म मानने से इनकार कर देगी तो फॉर्म के जितने भी राइट्स हैं आपके, वो सब चले जाएंगे। आपने कहा कि हमारी पार्टनरशिप फॉर्म थी, हमने रामलाल को 10 लाख रुपए दिए थे, हमको उससे पैसे लेना है। तो बोले आप पार्टनरशिप फॉर्म थे पहले, ये तो पहले ये प्रूव करो। तो हमने कहा ये एक दो तीन चार में से कोई भी एक सबूत लाओ। बोले सर चारों ही नहीं है। तो बोले जाओ, हम तुमको पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं मानते, जाओ मजे करो। लो, रामलाल हमारे 10 लाख खा गया और हम कोर्ट में केस भी नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारे पास एक भी सबूत नहीं, जबकि हम सही में भी पार्टनरशिप फॉर्म थे, चला रहे थे बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म थी हम चार पार्टनर्स की, पर हमने सबूत ही नहीं रखा अपनी फॉर्म का। तो सामने वाला पैसा खा गया, हमको अपने राइट्स भी एंजॉय करने को नहीं मिले, और फॉर्म थे, हम फॉर्म थे, उसके बाद भी कोर्ट ने हमको फॉर्म मानने से मना कर दिया। डीम करने से मना किया या कंसीडर करने से मना किया? यहाँ कंसीडर करने से मना किया। अब आ जाए इसके ऊपर केस स्टडी, तो फोड़ दोगे? बहुत सही। केस स्टडी मतलब ऐसा क्वेश्चन कहानी वाला कि रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम दास और राधेश्याम चार पार्टनर थे। एक केस बनाए, केस मतलब कहानी बनाई, ठीक, उसकी स्टडी करना है आपको और उसके बाद जवाब देना है। चार पार्टनर थे, रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम दास और राधेश्याम। चारों ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, 10 साल तक काम किया। मोहनलाल को उन्होंने 50 लाख उधार दिया। जब मोहनलाल ने पैसे देने से मना कर दिया तो रामलाल, श्यामलाल, राधेश्याम और घनश्याम दास ने मोहनलाल के खिलाफ केस किया कोर्ट में, अपनी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि पहले तो आप ये सिद्ध करो कि आप पार्टनरशिप फर्म हो कि नहीं हो, और कोर्ट ने उनसे चार सबूत मांगे, लेकिन ये चारों लोग ये सबूत देने में समर्थ नहीं हो सके। तो अंत में एक लाइन, बताइए कि क्या चारों लोग कोर्ट में मोहनलाल के खिलाफ केस जीत पाएंगे? ये हो गया केस स्टडी क्वेश्चन। आ गया, समझ में आ गया केस स्टडी क्वेश्चन किसको बोलते हैं? और जब तक डेप्थ में नहीं पढ़ो चीरफाड़ करके, तब तक इस तरह के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते हैं। अब आया ऐसा? तो ये किन दो पार्टीज के बीच में ऐसे घोटाला हुआ था कई साल पहले, जिसका केस का डिसीजन नहीं है? तो बोले शांति रंजन दासगुप्ता वर्सेस दशहरान मुरजमुल नाम की एक पार्टी है, दो लोग थे, इनके बीच का ये केस है, जिसका सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारी आंखों के सामने है। क्लियर? तो क्या चीजें नहीं करी, कौन से चार सबूत है जो आपको रखने थे? तो बहुत एक एक लाइन में याद कर लो। आपको पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई रिकॉर्ड रिटेन करना था। रिटेन मतलब संभाल के रखना था, मतलब डीड। एक तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस किसमें लिखी रहती है? डीड में। तो सीधी सीधी बात है कि पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई। दूसरा,
आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं बनाई जिसको दोनों पार्टीज इंस्पेक्ट कर सकती थी। बुक्स ऑफ अकाउंट जिसको दोनों पार्टीज इंस्पेक्ट कर सकती, ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करनी थी, बनानी थी, मेंटेन करनी थी। आपने मेंटेन ही नहीं की, नो अकाउंट्स। तीसरा, पार्टनरशिप का कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया। वो भी होता तो समझ जाते कि यार नहीं, अगर फर्म के नाम से बैंक अकाउंट है मतलब फर्म थी, वो भी नहीं खुलवाया। और चौथा, आपने डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट मतलब आरओएफ, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को आपने रिटर्न इंटीमेशन भी नहीं दिया कि हमने नई पार्टनरशिप बनाई है। मतलब एक तरीके से रजिस्टर भी नहीं कराया। आरओएफ के पास रजिस्टर करा लेते तो भी काम हो जाता। इसका अर्थ आप आरओएफ समझो। ठीक, बहुत बढ़िया। तो कौन से चार काम नहीं किए? अच्छा, चारों में चारों करना जरूरी है कि चारों में से कोई एक भी कर देते तो बच जाते? कोई एक भी कर दे, एक सबूत भी होता छोटा सा भी तो हम मान लेते कि आप हो। अरे कोई नहीं, आपने शादी रजिस्टर नहीं कराई, परिवार का कोई व्यक्ति आपकी शादी में नहीं आया था, आप दोनों ने आर्य समाज मंदिर में अकेले शादी कर ली, कोई बात नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं है, एक फोटो तो होता, एक भी होता तो चल जाता। बस उसी तर्ज पे, ऑन द सेम लाइंस। इन चार में से चारों नहीं हो कोई बात नहीं, एक भी होता कोई सा तो चल जाता। चलो फटाफट से बिना देखे बोलो, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की होती, या बैंक अकाउंट खुलवाया होता, या डीड बनाई होती, या रजिस्टर करवाया होता। तो शॉर्ट में बना लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक काम करो बुक्स का बी कर लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ए फॉर अकाउंट, अकाउंट खुलवाना था बैंक अकाउंट, और आर से रजिस्ट्रेशन कराया होना था, या फिर पार्टनरशिप डीड बनाई होती, बार्ड। तो बी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ए से बैंक अकाउंट, आर से रजिस्ट्रेशन कराया होता, और डी से डीड बनाई होती। बहुत सही। क्लियर ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चों को? चलो बच्चा आगे बढ़ रहे। फाइनली हमारा ये यूनिट अब कंप्लीट हुआ। अब यूनिट 2। चलो फटाफट से देखो, पार्टनरशिप का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, फिक्स टर्म, पर्टिकुलर, एट विल और जनरल। चार प्रकार की पार्टनरशिप, चारों समझते हैं। फिक्स्ड टर्म, एट विल, पर्टिकुलर वेंचर और जनरल पार्टनरशिप। इसको पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। देखिएगा, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तीनों ने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, और हम ये पार्टनरशिप बना रहे हैं 5 साल के लिए। तो क्या टर्म, टर्म यानी समय सीमा, इसको इंग्लिश में टेन्योर भी बोलते हैं और टाइम पीरियड भी बोलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। टर्म यानी समय सीमा, है ना। तो फिक्स्ड टर्म मतलब फिक्स्ड समय सीमा वाली पार्टनरशिप। तो वो पार्टनरशिप जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए बनती है उसको बोलते हैं फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप। ठीक, तो अब ये वाली पार्टनरशिप अपन ने उठाई है 1 2 3 4, इनमें से 1 वाली। तो 1 वाली पे नीचे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 पे। तो प्रश्न ये है कि ए बी सी ने 5 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई, और 5 साल तक ये पार्टनरशिप रहेगी। 5 साल पूरे होने के बाद क्या होगा? तो बोले हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड प्रतीक। बोले 5 साल बाद या तो डिसॉल्व कर देंगे वो, और अगर बिना कुछ बोले, बिना डिसॉल्व किए, बिना कुछ बोले अगर कंटिन्यू कर रहे हैं अपने आप, तो फिर वो अपने आप कंटिन्यू हो जाती है और अब काय में कन्वर्ट हो जाती है? एट विल में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? एट विल में। अब देखो, इसके लिए पहले एट विल भी पढ़ना जरूरी है। पार्टनरशिप एट विल किसको बोलते हैं? तो देखो, रटना मत। एट मतलब पर, और विल यानी इच्छा। अब इंग्लिश में ऐसा चल लगता है पर इच्छा, लेकिन पढ़ेंगे ऐसा इच्छा पर। ठीक, इच्छा पर। तो कैसी पार्टनरशिप? बोले जो इच्छा पर चलती है। कैसी पार्टनरशिप? जो इच्छा पर। इच्छा मतलब जब तक लगे अच्छा
तब तक ही हमारी पार्टनर बने रहने की इच्छा। मैच कर रहा है राइमिंग। जब तक लगे अच्छा तब तक ही है हमारी पार्टनर बने रहने की इच्छा। बहुत सही। तो देखो इसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पे ए बी सी 3 पार्टनर हैं और इन्होंने टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया है। ठीक। दूसरा, कब खत्म होगी ये भी डिसाइड नहीं किया है। कैसे खत्म खत्म होगी ये भी डिसाइड नहीं किया है। अगर ये तीनों ही चीज डिसाइड नहीं की है तो समझ जाओ इनकी पार्टनरशिप एट विल है। यानी कि किस पे चल रही है? इच्छा पर चल रही है। जब तक इच्छा होगी तीनों पार्टनर बने रहेंगे और जिस दिन इच्छा खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। तो इसका मतलब ये कौन सी पार्टनरशिप है? एट विल। अब देखो तीनों का एग्जांपल देता हूं। अगर ए बी सी तीनों ने डिसाइड किया होता कि हमारी पार्टनरशिप 5 साल वाली है तो इसका मतलब इन्होंने टाइम पीरियड डिसाइड किया है। इसका मतलब ये एट विल नहीं है बल्कि फिक्स टर्म है। आ गया बराबर? चलो, लेकिन अगर टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया हो तो एट विल है। अब ठीक उल्टा कर रहा हूं। दूसरा, कब खत्म होगी ये डिसाइड उन्होंने कर रखा होता। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टनरशिप जिस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा उस दिन खत्म कर देंगे। 10-20 साल में एक बार कभी आता है तो बोले चलती रहेगी, जिस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा उस दिन खत्म हो जाएगी। तो 5 साल 8 साल बाद एक पूर्ण चंद्र ग्रहण आया, पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो क्या ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो गई इनकी? तो क्या उन्होंने डेट तो डिसाइड नहीं की थी लेकिन कब खत्म होगी इसका इवेंट बता दिया था। इवेंट क्या? फुल लूनर एक्लिप्स। बराबर? तो क्या इसका मतलब ये पार्टनरशिप को आप बोल सकते हो कि इच्छाओं पे चलेगी? नहीं, आपने पहले से डिसाइड कर दिया कि कैसे खत्म होगी या कब खत्म होगी। इसका मतलब ये भी किस में जाएगी? एक तरीके से फिक्स टर्म में जाएगी। हाँ, लेकिन आपने ये कुछ नहीं बोला होता, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया होता तो एट विल बन जाती। ठीक। दो। तीसरा, कैसे खत्म होगी? मान लीजिए अपन चारों पार्टनर है और अपन ने डिसाइड किया है कि भाई देखो अपन चारों हनुमान मंदिर के बाहर दुकान लगाते हैं। अपनी दुकान का नाम है श्री हनुमान प्रसाद भंडार। तो हनुमान मंदिर में जो भी प्रसाद का चढ़ावा लेके जाता है अपनी दुकान से खरीद के लेके जाता है, हनुमान जी को चढ़ाता है। और अपन इसी से करोड़पति हो गए चारों, प्रसाद बेच बेच के। दुकान बहुत कमाती है प्रसाद वालों की। ठीक। माला वाला, लड्डू, सिंदूर, चमेली का तेल सब मिलता है अपने यहाँ, फूल वूल सब, श्रीफल। तो प्रश्न ये है कि अपन चारों ने क्या डिसाइड किया? बोले अपन चारों ने डिसाइड किया है कि 5 साल चलाएंगे। नहीं, ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है। चंद्र ग्रहण होगा तब बंद कर देंगे। नहीं, कब कब बंद होगी ऐसा भी नहीं लिखा है। तो बोले फिर? बोले हम चारों ने कैसे बंद हो जाएगी ये डिसाइड किया है। बोले कैसे? बोले जब हम चारों में से कोई भी एक जना शादी कर लेगा तो ये पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हनुमान जी के नाम से दुकान है तो अपन चारों को जो है हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मचारी रहना चाहिए उनके भगत बन के। लेकिन अपन चारों में से भूल के भी किसी ने अगर गद्दारी करी और शादी करी तो फिर ये पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी? तो कैसे हो जाएगी? गद्दारी करते ही डिसॉल्व हो जाएगी। प्रोसेस बता दिया। ठीक। तो मान लीजिए कि अपन चारों ने तो बहुत कंट्रोल किया सालों तक, लेकिन अंत में अर्पण हार गया, इससे कंट्रोल नहीं हो पाया और इसने एक लड़की पटा ली और शादी भी कर ली। जैसे इसने शादी करी तो अपनी पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो गई? डिसॉल्व। तो क्या आप इसको एट विल बोल सकते हो? क्यों? क्योंकि बहुत साल पहले आपने डिसाइड कर रखा था। ऐसा नहीं कि जब चाहे तब बंद कर देंगे। जिस दिन ऐसा होगा तभी बंद करेंगे, उसके पहले अपनी इच्छा पे बंद नहीं कर सकते। आया? मतलब इसको भी क्या बोलेंगे? एक तरीके से फिक्स टर्म ही बोलेंगे, एट विल नहीं बोलेंगे। तो फिर एट विल कब बोलेंगे? जब ये तीनों के बारे में कोई डिसीजन ना हो। मतलब कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। बहुत बढ़िया। और कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ। तो व्हेन एंड हाउ। और टाइम पीरियड तो है ही नहीं इसमें। तो न तो टाइम पीरियड दिया है और न ही ये बताया है कि व्हेन एंड हाउ दिस पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। जब ये सारी बातें नहीं बताई हो, समझ जाओ ऑटोमेटिकली वो कौन सी वाली पार्टनरशिप है? एट विल। एट विल की परिभाषा बनाना इजी हो गया है ना? कौन सी एट विल? जिसमें टाइम पीरियड फिक्स ना हो तथा जिसमें
व्हेन एंड हाउ द पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड ये भी डिसाइडेड ना हो, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। क्लियर है ना शार्प? बहुत सही। अब सुनना मजे की बात क्या है, अंदर चिरफाड़ समझ में आई? कितने सटल वे में अंदर घुस के बाहर निकल के आ जाते हैं, है ना शार्प बच्चा। अब मजे की बात यह है कि ये जो फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप है ये तो 5 साल बाद पूरी हो जाती है, तो उसके बाद भी ये कंटिन्यू करे अगर बिना कुछ बोले तो क्या होता है? तो बोले जब अगर कुछ ना बोलो और फिर भी बिजनेस अपने आप कंटिन्यू कर लो तो समझ जाओ कि अब ये काय पे आ गई है, एटविल हो गई है। अब ये जब तक चलेगी तब तक चलेगी और जिसकी मर्जी आएगी उस दिन बोल देगा बंद करना है। तो जिसकी इच्छा हुई कि बंद करना है, इच्छा हुई तो बंद हो जाएगी, इच्छा पे चलेगी। अब किस पे चलेगी? इच्छा है कि चलने दो तो चलेगी, और इच्छा है तो बंद कर दो तो बंद हो जाएगी। किन की इच्छाओं पर? किसी भी एक पार्टनर की भी इच्छा होगी कि अगर बंद करना है तो बंद करना पड़ेगी। मतलब अगर 30 पार्टनर है, 30, वो 30 में से 29 चाहते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू करो, लेकिन एक खड़ा हो गया बोले नहीं बिजनेस बंद करो, तो वो एक की इच्छा पे भी बंद करना पड़ जाएगी। ये मजा है इसका। आया समझ में? आया? मतलब हम नहीं खेलेंगे तो किसी को खेलने भी नहीं देंगे। पता था ना ऐसा बचपन में? तो ये ऐसे ही खेल, भले ही सब खेलना चाहते हैं पर बैट बॉल मेरे, तो मैं नहीं खेलूंगा तो तुम भी नहीं खेल पाओगे। फिर खेलो आवनी की छावनी, पकड़म पकड़ाई, साकल बंदी। क्रिकेट तो नहीं खेल पाओगे क्योंकि सारा सामान हमारा है। अरे बात समझ में? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि सामान वाले की बात है, भले ही सामान तो लाया है नहीं लाया है, कैपिटल लाया है नहीं लाया है, अगर एक भी पार्टनर ने मना कर दिया कि डिसॉल्व करो फॉर्म में, तो नहीं कंटिन्यू करना चाहता तो फॉर्म डिसॉल्व करना पड़ेगी। आ रहा है क्या समझ में? बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, ABCD 4 पार्टनर हैं। इन्होंने पार्टनरशिप बनाई कौन सी वाली? एटविल। पिछले 8 साल से ये पार्टनरशिप चल रही है। क्यों चल रही है? टाइम लिमिट तो है ही नहीं, चलते रहो चलते रहो, जब तक इच्छा है चलाते रहो। एक दिन डी का मन भर गया, बोले यार मेरा इस पार्टनरशिप से अब मन भर गया और अब छोड़ो, बंद करो, दूसरा बिजनेस करेंगे। तो डी ने कहा भैया पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। तो एबीसी ने कहा यार ऐसा मत कर यार, तेरे को जाना है तू जा, पूरी की पूरी फर्म क्यों डिसॉल्व कर रहा है? बोले नहीं भाई, मैंने बोल दिया पूरी फर्म डिसॉल्व होगी तो पूरी फर्म डिसॉल्व होगी, तो करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? अच्छा, और डी अगर अच्छा लड़का हो तो समझदारी दिखा सकता है। बोले एक काम करो, अपन चारों पार्टनर है, 8 साल से फर्म चल रही है, मेरा मन भर गया है, एक काम करो पार्टनरशिप फर्म तो डिसॉल्व मत करो, लेकिन फर्म में मेरी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व कर दो। मतलब सिर्फ मुझे बाहर कर दो और तुम भले ही चाहो तो कंटिन्यू करो। तो क्या डी समझदार है? डी को ये बोलना चाहिए कि हाँ भाई तुम कंटिन्यू करो और मैं जा रहा हूं, तो डी ने वही बोला। तो क्या डी के पास 2 ऑप्शन है, या तो पूरी की पूरी फॉर्म डिसॉल्व कर दे, तो भी एबीसी कुछ नहीं कर सकते, फॉर्म डिसॉल्व करना पड़ेगी। और डी अगर समझदार है, भोला है, अच्छा है, अच्छे नेचर का है, तो डी पूरी की पूरी फॉर्म डिसॉल्व नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ फर्म में उसकी जो पार्टनरशिप है वो खुद की पार्टनरशिप डिसॉल्व कर लेगा और फर्म से एक तरीके से रिटायर होके बाहर हो जाएगा। तो किसके हाथ में ऑप्शन है कि पूरी की पूरी फॉर्म भी डिसॉल्व कर सकता है और चाहे तो अपने आप को बाहर कर सकता है? हर पार्टनर के हाथ में। ये अपने एग्जाम्पल में डी लिया, यही का यही पावर ए के पास भी, ये का यही बी के पास भी, ये का यही सी के पास भी, और ये का यही, और 10 पार्टनर हो तो 10 के पास है, 50 हो तो 50 के पास है। समझ में आ गई बात? तो जहां हर पार्टनर के पास ये अधिकार रहता है कि वो जब चाहे तब अपनी इच्छा पर, इच्छा एट विल, विल यानी इच्छा, अपनी इच्छा पर पूरी की पूरी फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है। क्या करके? अदर पार्टनर्स को नोटिस देके। नोटिस मतलब सूचना कि भाई डिसॉल्व करनी है, बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स। किस बात का नोटिस? ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। किस बात का नोटिस? ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। इस बात का नोटिस देके जहां डिसॉल्व कर सकते हो, अथवा नोटिस इस बात का भी दे सकता है कि मेरे को फर्म से बाहर करो, मेरे साथ तुम्हारी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व कर लो, बाकी फर्म कंटिन्यू करो। ये पावर जहां हर पार्टनर के पास होता है उस पार्टनरशिप को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। समझ आया? पक्का? तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, एडवेंचर, टास्क, प्रोजेक्ट, जो चाहे वो बोल लो। पर्टिकुलर वेंचर बोल लो, पर्टिकुलर एडवेंचर बोल लो, पर्टिकुलर टास्क बोल लो, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बोल लो, एक ही बात है। पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक, कोई एक विशेष, स्पेशल, स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने सौरभ बड़जात्या को
और अर्पण अग्रवाल को बुलाया और कहा कि देखो, आपकी कंपनी है बड़जात्या इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आपकी कंपनी है अग्रवाल कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, आप दोनों बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हो। हमने कहा हाँ। बोले हम चाहें तो ठेका किसी एक कंपनी को भी दे सकते हैं, आप दोनों में से किसी एक को, पर हम चाहते हैं कि हम ये ठेका आप दोनों के जॉइंट वेंचर को दें। कुछ आपकी विशेषताएं हैं, कुछ आपकी विशेषताएं हैं, आप दोनों अगर मिल जाओ तो आपका पावर डबल हो जाएगा, एक और एक 11 सिनर्जी, और आप ज़्यादा अच्छे से नर्मदा नदी पर बांध का डैम का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन की कंपनीज है। और मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा नदी पे क्या बनाना चाहती है? नर्मदा रिवर पर डैम बनवाना चाहती है। तो डैम बनाने का ठेका वो हमको दे रहे हैं कि इनको दे रहे हैं, कि वो चाहते हैं कि हम दोनों जॉइंट वेंचर करें और हमारे जॉइंट वेंचर को देना चाहते हैं। तो हमने कहा हम सोच के बताते हैं। हम बाहर आए, दोनों आपस में डिस्कशन किया, आप क्या लगाओगे रिसोर्सेस, हम क्या लगाएंगे, आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, हम कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास क्या टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास क्या टेक्नोलॉजीज हैं, क्या मैन पावर आपका है, क्या मैन पावर हमारा है। सब बातों पे चर्चा करने के बाद 10 दिन तक लगातार मीटिंग करने के बाद दोनों कंपनीज ने आपस में हाथ मिलाए, एसीएल ने और बीआईएल ने हाथ मिलाए और एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसका नाम रखा अल्फा एंटरप्राइजेस। और इसके दो पार्टनर, दोनों आर्टिफिशियल पर्सन, पहला पार्टनर बीआईएल, दूसरा पार्टनर एसीएल, बराबर बराबर। और इन दोनों ने मिलकर जो तीसरा बिजनेस बनाया, उस बिजनेस का नाम क्या है? पार्टनरशिप फर्म। क्या नाम है? अल्फा एंटरप्राइजेस, बराबर। अब ये अल्फा एंटरप्राइजेस नाम की जो पार्टनरशिप फर्म है, ये हम दोनों कंपनीज ने मिलकर बनाई है। ये जिंदगी, जन्म जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए बनाई है, या ये नर्मदा नदी पे बांध बनाने का जो प्रोजेक्ट है, जो टास्क है, जो वेंचर है, उस वेंचर को एकम्प्लिश करने के लिए बनाई है, बराबर। तो हमने यही बोला है कि हमारी जो अल्फा एंटरप्राइजेस नाम की फर्म है, ये कब तक के लिए? जब तक ये वेंचर हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के लिए। और हमने साइन कर ली। अब जैसे ही ये काम चालू होगा, 10 साल 15 साल तक पूरा ये वेंचर चलेगा, बांध बनने में टाइम लगता है, और जब बांध बन के पूरा हो जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा बांध का, और हमारी कंपनी को समय समय पे पूरा पेमेंट भी हो गया 3,000 करोड़ का। और 60-40 का रेशो हमने बांट लिया, 60% मेरा, 40% इनका, 1800 करोड़ मेरे, 1200 करोड़ इनके। बढ़ाऊं? हाँ है, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, गुड। तो सब बंटवारा भी हो गया, और अब हम अपने अपने रास्ते जुदा हो गए। अब वो पार्टनरशिप हम क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई अपने आप, क्योंकि वेंचर कंप्लीट, तो बिजनेस डिसॉल्व, और अब हम हमारे काम में और तुम तुम्हारे काम। आ गई क्या बात समझ? तो ये कौन सी वाली पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसमें टाइम फिक्स नहीं किया आपने, यहाँ पे आपने क्या फिक्स किया? प्रोजेक्ट, कि जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक के लिए पार्टनर रहेंगे। हाँ बेटा, एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 है ना, जून, हाँ। चलो, बात समझ में आई बच्चों? चलो, ये तो है एक बात। मजे की बात ये है कि वेंचर पूरा होने के बाद, वेंचर पूरा होने के बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी अपने एक तरीके से, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से भी एक कॉल आ गया कि ये जो अल्फा एंटरप्राइजेज है, हम उसको ये ठेका देना चाहते हैं। तो हमने आपस में अग्री किया कि चलो एक ये वाला वेंचर भी कर लेते हैं आगे, इस पार्टनरशिप को जो यहाँ पे खत्म हो गई थी, इस वेंचर के खत पे, नर्मदा नदी पे जो डैम बना था उस पे पार्टनरशिप खत्म हो ही गई थी, इतने में दूसरा भी आ गया। तो हमने कहा चलो इस एक वेंचर के लिए और पार्टनर बन जाते हैं। ऐसा आपस में क्या कर लिया? अग्री। तो अब हमारी पार्टनरशिप पहले कौन सी थी? वेंचर वाली, और अब वापस कौन सी हो गई? वेंचर वाली। क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि चलो एक और वेंचर के लिए आगे बढ़ा लेते हैं। और अगर हम ऐसा डिसाइड नहीं करते, कुछ भी बात नहीं करते, और सीधे सीधे टास्क हाथ में ले लेते, तो फिर ये एट विल में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया? सेम रूल वहीं लगाना। फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप थी, कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल पूरे हो गए। 5 साल जिस दिन पूरे हुए, उस दिन हमने डिसाइड किया कि चलो अर्पण, और 3 साल के लिए पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक कौन सी पार्टनरशिप थी ये? फिक्स्ड टर्म। और अब कौन सी हो गई? फिक्स्ड टर्म। क्यों? क्योंकि हमने बोल लिया ना, डिसाइड कर लिया। अगर बिना कुछ डिसाइड किए कंटिन्यू कर लेते तो एट विल में कन्वर्ट होती। रूल समझ में आया? उसी तरह से वेंचर कंप्लीट होने के बाद बिना कुछ डिसाइड किए अगर ऑटोमेटिकली कंटिन्यू कर लो तो एट विल में कन्वर्ट होती है, लेकिन अगर डिसाइड करके फिर से एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए करो तो वेंचर में हो जाती है। अच्छा, एक तीसरा कॉम्बिनेशन और बनता है। फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप थी 5 साल के लिए,
और 5 साल पूरे हो गए, और 5 साल जिस दिन पूरे हुए उस दिन एक काम लेके आ गया कोई व्यक्ति कि प्लीज हमारा ये काम कर दो। तो हमने डिसाइड किया कि चलो ये वाला काम आखिरी और है, ये करने तक के लिए कंटिन्यू कर लेते हैं। तो क्या फिक्स्ड टर्म खत्म हुई और उसके बाद हमने फिक्स्ड वेंचर बना लिया इसको? ये भी पॉसिबल है। और वाइस वर्सा इज इक्वली ट्रू। है समझ में? मान लो हमने नर्मदा नदी पे बांध बनाने के लिए फिक्स्ड वेंचर वाली पार्टनरशिप करी थी, और वो बांध कितने साल में बना? 12 साल में। उस समय तो हमको टाइम नहीं मालूम था, तो हमने वेंचर वाली बनाई, और 12 साल पूरे हो गए और नर्मदा नदी का बांध जब बन गया तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, 5 साल के लिए और इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हैं। अब 5 साल में जितने भी वेंचर आएंगे कर लेंगे साथ में। तो अभी तक कौन सी पार्टनरशिप थी ये? फिक्स्ड वेंचर, नर्मदा नदी पे बांध बनाने के लिए थी। और अब हमने आगे क्या डिसाइड कर लिया है? टाइम पीरियड, मतलब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? फिक्स टाइम में। समझ में आया? तो कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए? ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ, लास्ट टाइम नहीं पढ़ाया था। तो कोड से डिसॉल्व कर सकते हो आप। हम्म। लेकिन उस केस में आप कोर्ट में तो जाओगे, पर सामने वाली पार्टी जिसका काम अधूरा छोड़ के जा रहे हो बीच में, उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। और अगर उसको कॉम्पेंसेशन पॉसिबल नहीं है, कॉम्पेंसेशन से काम नहीं चलेगा, आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता है, तो कोर्ट ये डिसोल्यूशन अलाउ ही नहीं करेगा। आपको मर पच के भी पार्टनर बने रहना, और सामने वाले का काम तो निपटा के ही जाना है। ऐसे बीच में से आप बैकआउट नहीं कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है पर सर्कमस्टांसेस पे कि किस तरह का वेंचर है वो, और आपके बिना कोई दूसरा कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऐसे, क्योंकि आपके बीच में तो पार्टनरशिप है, और उसके साथ तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना। और अगर बीच में छोड़ के जा रहे हो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना वो, एक्चुअल ब्रीच। तो उसके भी तो प्रोसेस, वो भी तो लगाएगा केस आपके ऊपर। आया समझ में? आया क्या बोल रहा हूँ? देखो मजे की बात सुनो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने हो गए? पहला, फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप थी और फिक्स्ड टर्म खत्म होने के बाद या तो फिर से फिक्स्ड टर्म हो गई। दूसरा, फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप थी, फिक्स्ड टर्म खत्म होने के बाद आपने फिक्स्ड वेंचर में कन्वर्ट कर ली। या फिर फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप थी, फिक्स्ड टर्म पूरा हो गया, उसके बाद आपने कुछ नहीं बोला तो एट विल में कन्वर्ट हो गई। और चौथा, फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप थी, फिक्स्ड टर्म पूरी हो गई, उसके बाद आप कंटिन्यू ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, तो फॉर्म क्या हो गई? अपने आप डिसॉल्व हो गई। फिक्स्ड टर्म वाले 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बने। बहुत बुद्धि की बात बोल रहा हूँ, समझ में आया क्या? चलो, इसी तरह से फिक्स्ड वेंचर के कितने बनेंगे? तो नर्मदा नदी पे बांध बनाना था, बांध बन गया। अच्छा, ये ऊपर ही हो गया था ना, ये फिक्स टर्म पूरा हो गया तो अपने आप क्या हो जाएगी? फॉर्म डिसॉल्व, 3 ही बनेगी। हाँ, नहीं 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 नहीं, फिक्स टर्म कंप्लीट हुआ और उसको फिर से हमने फिक्स टर्म बनाया, 4 ही बनेंगे। फिक्स टर्म कंप्लीट हुआ, फिक्स टर्म हुआ पूरा, हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो अपने आप फॉर्म हो जाएगी डिसॉल्व। 4 ही बनेंगे बराबर। हाँ, फिक्स टर्म, फिक्स्ड वेंचर था, फिक्स्ड वेंचर पूरा हुआ और हमने फिर से एक वेंचर ले लिया। फिक्स वेंचर के लिए बनी थी, फिक्स वेंचर पूरा हुआ और उसके बाद हमने टाइम फिक्स कर लिया। फिक्स्ड वेंचर के लिए बनी थी, फिक्स्ड वेंचर पूरा हुआ और बिना कुछ बोले हमने कंटिन्यू कर लिया, तो एट विल में कंटिन्यू होगी। और फिक्स्ड वेंचर के लिए थी, फिक्स्ड वेंचर कंप्लीट हुआ और उसके बाद हम कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली फॉर्म क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। बराबर 8 हो गए। और तीसरा, एट विल बनी थी, तो इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन ही बना, एक ही बनेगा। एट विल बनी थी, एट विल पे चलेगी, जिस दिन बंद करना होगी एक भी पार्टनर चाहे तो बंद कर देगा। आया? एक जरूर कॉम्बिनेशन बनेगा कि या तो डिसोल्यूशन, अंत में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा, पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व होगी, अथवा एट विल में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विद दैट पार्टनर जो जाना चाह रहा है, यानी कि रिटायरमेंट हो जाएगा उसका। ये तो है टोटल 10 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे। ये पहली बार पढ़ रहे हो आप, मैंने भी नहीं पढ़ाया आपको लास्ट टाइम। ये नया बना है और ये यूट्यूब पे भी नहीं मिलने वाला है आपको, ये नहीं मिलेगा। बहुत सही। ये 10 तरीके हैं। शिवानी, अर्पित, समझ में आया क्या बेटा? रोज की तरह आपको समझ में आ रहा है तो बताते जाना, दोनों ऑनलाइन बैठे हो आप लोग। चलो, आया पारस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे होम की जगह वैन करना, वैन एंड हाउ। अच्छा, लेकिन नेट विल में भी अगर आपको बंद करना हो तो उसका तरीका क्या है बंद कराने का? बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स। अच्छा, नोटिस की परमिशन,
बाकी पार्टनर से कंसेंट या परमिशन लेनी पड़ती है या नोटिस देना पड़ता है? नोटिस और कंसेंट में क्या अंतर है? कंसेंट में पूछते हो, नोटिस में बताते हो। तो यहाँ सिर्फ बताना है कि भैया बंद करना है। बोले हमसे एक बार पूछ तो लेते कि बंद करना है कि नहीं, बोले लिखा ही नहीं पूछने का, तो बताने का लिखा है। बता दिया कि बंद करना है, आ जाओ बंद करना है। ऐसा। पिताजी मैं जा रहा हूँ, देर से आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना, आप खा पी के सो जाना। माता पिता को बोला, माता जी को भी। ये नोटिस है। वो पिताजी सब दोस्त जा रहे हैं, मैं भी जाऊं क्या, लेट हो जाएगा थोड़ा रात को, जा बेटा जा, ये कंसेंट है। आजकल के बच्चे नोटिस पे काम करते हैं कि कंसेंट पे काम करते हैं? आप जानो मेरा क्या। लो खैर मजाक की बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे क्या देना है? नोटिस। चौथी पार्टनरशिप है जनरल पार्टनरशिप। ये बताओ ये क्या चीज है? अभी तक कितनी हो गई? तीन। पहली कौन सी? फिक्स्ड टर्म। दूसरी फिक्स्ड या पर्टिकुलर वेंचर। तीसरी एटविल, नाम से क्लियर है लाल अक्षर में। और चौथी जनरल पार्टनरशिप। दोबारा लिख रहा हूं। हाँ, इसमें क्या होता है? बोले इसको हम कंपेयर करते हैं फिक्स्ड वेंचर वाली से। बोले जहां पर वेंचर वगैरह कुछ भी जो है डिसाइडेड ना हो, और दोनों ही पार्टीज का असेट्स के ऊपर बराबर का, मतलब पूरा पूरा हिस्सा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने समय के लिए हम पार्टनर बने और इतनी ही एसेट्स के ऊपर दोनों पार्टीज का राइट है। जैसे वेंचर में क्या होता है? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड की कितनी एसेट्स है टोटल? 500 करोड़। बी लिमिटेड की कितनी एसेट्स हैं? 300 करोड़। अपनी अपनी कंपनियां हैं, लेकिन ये मिलके क्या बनाते हैं? अल्फ एंटरप्राइजेज नाम की एक पार्टनरशिप फर्म। उस पार्टनरशिप फर्म में ए लिमिटेड लगाती है 50 करोड़, बी लिमिटेड लगाती है 30 करोड़। तो टोटल इस वेंचर, ये एक वेंचर के लिए बनी पार्टनरशिप फर्म, डैम बनाने के लिए, तो इस वेंचर की नेट एसेट्स कितनी है? 80 करोड़। तो क्या फिक्स्ड वेंचर वाली जो पार्टनरशिप होती है उसमें दोनों ही पार्टीज का जो इंटरेस्ट है सिर्फ उस वेंचर में जितने एसेट्स है उतने तक ही है? सिर्फ उस वेंचर में जितने एसेट्स हैं उतने तक ही। इसके अलावा बाकी उनकी खुद की जो एसेट है वो उनकी पर्सनल है ना? लेकिन जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है? जनरल पार्टनरशिप में उस वेंचर तक सीमित नहीं कुछ भी। जनरली जो जो भी पार्टनरशिप में है वो सबका है, दोनों पार्टनर का है। उस पार्टनरशिप में दो जो जो भी, देखो आप क्या लिखा है, आप सेंटेंस देखना। जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप मतलब वेयर अ पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी बनाई गई है विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन जनरल। जनरल बिजनेस के लिए, मतलब ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हमारी असेट्स का बंटवारा है। आहा, इस वेंचर के लिए नहीं, हमारी नर्मदा का बांध बनाने के लिए, जनरल जो जो काम आता जाएगा। तो जनरल बिजनेस के लिए जो बनाई जाती है उसको कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। और वो जनरल पार्टनरशिप कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की। कौन से दो प्रकार की? या तो फिक्स्ड टर्म या एट विल। आया? मतलब टेक्निकली पार्टनरशिप दो प्रकार की है, जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जनरल पार्टनरशिप के दो भेद हैं, फिक्स्ड टर्म जनरल और एट विल जनरल। ऐसा कर सकते हैं अपन। आया समझ में? आया? जिसमें कोई पर्टिकुलर वेंचर नहीं होता, जो जनरल बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है उसको बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। और उसका टाइम पीरियड कितना होता है? बोले टाइम पीरियड अगर फिक्स हो तो वो जनरल पार्टनरशिप फिक्स टर्म जनरल हो जाती है, और अगर टाइम पीरियड फिक्स ना हो तो वो जनरल पार्टनरशिप एट विल हो जाती है। और अगर वेंचर फिक्स हो कि इस वेंचर के लिए बना रहे हैं तो फिर उसको जनरल पार्टनरशिप नहीं बोलते हैं बल्कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि जनरल का उल्टा क्या होता है? पर्टिकुलर। तो जनरल और पर्टिकुलर ये दो भेद हैं, और जनरल के फिर दो भेद हैं, फिक्स टर्म और। आया? अब ये वाली पार्टनरशिप बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके जो दो भेद है वो तो अच्छे से पढ़ ही लिए अपन ने, तो उसी में जनरल अपने आप शामिल हो गई। तो टेक्निकली पार्टनरशिप तीन प्रकार की है, लेकिन मॉड्यूल में लिखा है चौथा भेद जनरल पार्टनरशिप, तो पढ़ाना जरूरी कभी एग्जाम में आ जाए तो। और ये दो लाइन में इसकी परिभाषा है बस, किसको बोलते हैं। एक बार फटाफट से पूरा पढ़ के देखो यार, कहीं डाउट आ रहा हो तो पूछना। स्पेशली पारस पहली बार पढ़ रहा है इसलिए, बाकी बच्चों को तो अच्छे से आ गया, मेरे को पता है। चलो, आसान है, बहुत सही। अगला है काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। चलो, दो तीन प्रकार के पार्टनर तो कर ही लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला
एक्टिव पार्टनर, दूसरा नॉमिनल पार्टनर, और तीसरा डोरमेंट पार्टनर। तीनों एक साथ उठाते हैं। देखो यार, अपने पास एक चार्ट था, याद है? काइंड्स ऑफ पार्टनर का चार्ट देखो, इसमें है तो भी बताता हूँ। ये रहा। बहुत बढ़िया, देखना। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, इसका नाम नॉर्मल, और तीसरा नॉमिनल पार्टनर। ये भी उठा लेते पार्टनर एक साथ चारों। अब आप देखना, ऊपर पॉइंट बनाए। क्या ये बाहर वाले इनको जानते हैं कि ये फर्म के पार्टनर हैं? ये है पहला पॉइंट। क्या बाहर वाले जानते हैं? नोन टू आउटसाइडर। दूसरा, इनकी लाइबिलिटी कैसी होगी? तीसरा, क्या ये कैपिटल लेके आते हैं बिजनेस में, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं? चौथा, क्या ये फर्म के प्रॉफिट में शेयर मांगते हैं, अपना शेयर करते हैं प्रॉफिट? पांचवा, लॉस बेयर करते हैं क्या ये? और छठा, क्या ये जब ये रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट पे इनको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है क्या? अगर ये 6 पॉइंट हो गए तो हर एक पार्टनर पे अपना आराम से 6 6 पॉइंट लिख सकते हैं। इस बार के पेपर में नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट दोनों के ऊपर शॉर्ट शॉर्ट नोट आए थे, 3 3 नंबर के, 6 नंबर का क्वेश्चन था। और अगर ये 6 6 पॉइंट भी लिख के आ जाते अपन ऐसे कैसे, तो अपने ये दो 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा सही हो जाता ना, है ना? बहुत सही, डायरेक्ट ही आ गया था। तो देखो, एक्चुअल पार्टनर बोल लो, ऑस्टेंसिबल मतलब जो नजर आता है, ऑस्टेंसिबल मतलब जो दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल में होगा वो दिखाई भी देगा कि पार्टनर है, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेगा। ठीक। तो एक्टिव पार्टनर को दुनिया जानती है क्या? नॉन टू आउटसाइडर बोले हाँ। दूसरा, उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? बोले लाइबिलिटी होती है उसकी अनलिमिटेड, और वो भी जॉइंटली एंड सेवरली। बता चुका हूं ना अनलिमिटेड कैसे होती है। अनलिमिटेड मतलब वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं तो इतना ही चुकाऊंगा। अगर बाकी पार्टनर नहीं चुका पा रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं, तेरे को उनका हिस्सा भी चुकाना पड़ सकता है। तू लिमिट सेट नहीं कर सकता है कि मैं तो इतना ही चुकाऊंगा। लिमिट कुछ भी नहीं है। अगर वो चुका दें तो अच्छी बात है, और अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो उनका हिस्सा भी तेरे को ही चुकाना है। कोई लिमिट सेट नहीं कि इतना ही चुकाना है। आया? अनलिमिटेड है। और सबसे पहले कैसे चुकाएंगे? जॉइंटली, मतलब मिलजुल के। और अगर मिलजुल के नहीं चुका पा रहे हैं, दो लोगों के पास नहीं है, तो तेरे को सेवरली यानी अलग से भी चुकाना पड़ सकता है। मतलब जॉइंटली एंड सेवरली अनलिमिटेड। क्लियर एकदम? बहुत सही। क्या वो कैपिटल लेके आता है बिजनेस में? हाँ। क्या वो फर्म के प्रॉफिट में शेयर करता है? प्रॉफिट का हिस्सा लेता है। क्या फर्म के लॉस शेयर करता है, बेयर करता है? हाँ। और क्या जब वो रिटायर होता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है पेपर में, न्यूज़पेपर में, कि भाई मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ? हाँ। क्यों? क्योंकि जनता उसको जानती है कि वो पार्टनर है। तो जाते समय उसको, जनता को ये जनवाना भी जरूरी कि अब मैं पार्टनर नहीं हूँ। अगर आप ये जानते हो कि रामलाल फर्म का पार्टनर है और वो छोड़ के जा रहा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है ना कि वो पेपर में ये नोटिस देके जाए कि भैया आज से मैं फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। तो रिटायरमेंट के समय उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? जनता तो यही समझ रही है ना आज भी कि पार्टनर है, क्योंकि जनता को तो बताया ही नहीं कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। तो जनता क्या समझेगी कि आप आज भी पार्टनर, और जनता ये समझ के फर्म को क्या दे देगी? लोन। ये विश्वास करके कि रामलाल भी पार्टनर है। बाद में रामलाल बोलता है कि मैं तो पार्टनर हुई नहीं, तो जनता बोलेगी तू नहीं, हमसे हमको कोई मतलब नहीं है, तूने हमको तो नहीं बताया ना, हमने तो तू पार्टनर है ये सोच के ही पैसे दिए थे, इसलिए तू भी चुका। तो अननेसेसरी वो लाइबल हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए उसको क्या देना चाहिए? रिटायरमेंट पे पब्लिक नोटिस देना चाहिए। आया समझ? पक्का? हम्म। हम्म। अरे ये तो बताया था, देखो समझा देता। मान लीजिए 3 पार्टनर है एबीसी। इन्होंने तीनों ने कैपिटल लगाई है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। ठीक, शुरू में। उसके बाद पहले साल पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ 6 लाख का, तो 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख तीनों में बढ़ गए। अगले साल लॉस हुआ 3 लाख का, तो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख कट गए। अगले साल प्रॉफिट हुआ 12 लाख का, तो 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख बढ़ गए। फिर उसके अगले साल लॉस हुआ 3 लाख का, तो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख कट गए। बढ़ गए और कट गए ही तो हो रहा है, दो ही चीज तो होती है। बहुत बढ़िया। तो कैपिटल कितनी थी शुरुआत की? 10 10 लाख। और प्रॉफिट का अमाउंट कितना जुड़ते जा रहा है, घटते जा रहा है? जोड़ लगा लो। 2 और 4, 6 - 2, 4, 4, 4। तो इनका प्रॉफिट में कितना हिस्सा है फर्म में? 4 लाख ईच। और कैपिटल में कितना हिस्सा है फर्म में?
4 लाख ईच और कैपिटल में 10 लाख ईच। ठीक। अब पार्टनरशिप फर्म की 1 2 3 4 बाद ये पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं। तो बंद करते समय पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स हैं 1 करोड़ रुपए की और लाइबिलिटी है 2 करोड़ रुपए की। कर्जा ज्यादा है, एसेट्स कम है, 2:1। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब सबसे पहले 2 करोड़ की लाइबिलिटी चुकाने के लिए क्या करेंगे? 1 करोड़ के एसेट बेच देंगे। तो 1 करोड़ के एसेट बेच के 2 करोड़ की लाइबिलिटी चुका दी। फिर भी कितने की लाइबिलिटी बच गई? 1 करोड़ की। अब 1 करोड़ की लाइबिलिटी चुकाने के लिए पार्टनर जो प्रॉफिट था अपना, वो प्रॉफिट घर न ले जाते हुए पहले लाइबिलिटी चुकाने में लगाएंगे। तो प्रॉफिट कितना था इनका? 4 4 4, तीनों का 4 4 लाख, यानी 12 लाख। ये 12 लाख का प्रॉफिट वो घर नहीं ले गए, बल्कि फर्म का कर्जा चुकाने में इस्तेमाल करा। फिर भी कितने का कर्जा बच गया? 88 लाख का। तो बोले अब आपकी जो कैपिटल है वो आपको वापस रिपे नहीं होगी, और वो पहले कर्जा चुकाने में लगेगी। समझ रहे हो सिस्टम? तब तीनों की कैपिटल कितनी है? 10 10 10, 30 लाख। तो 30 लाख रुपए की उनकी जो कैपिटल थी वो भी लगा दी। अभी भी कितना कर्जा बच गया? 58 लाख। मतलब पार्टनर को जितना फर्म में से मिलना चाहिए था वो तो अब नहीं मिलेगा, जो खुद ने लगाया था वो भी नहीं मिलेगा। और अब जेब से और पैसे लग जाएंगे, पर्सनल एसेट्स हैं। अब पत्नी के गहने और ससुर की जमीन बेच के पैसे चुकाने पड़ेंगे पर्सनली, क्योंकि फर्म में तो कुछ नहीं बचा है। तो अब घर से पैसा लाके देना पड़ेगा। और घर से पैसा जब लाके देने की बात आई तो तीनों ने कहा कि 58 लाख डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं। तीनों 19 लाख 33 हजार 19 लाख 33 हजार ले आते हैं, 333 रुपये आगे। तो सी तो बोले कि मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, और कोर्ट ने भी डिसाइड कर दिया कि सी इंसॉल्वेंट है। सी के पास 19 लाख 33 हजार नहीं है, इसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। बाकी ये नंगा भूखा है, सड़क पे आ गया है। ठीक। बी 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 भी इंसॉल्वेंट हो गया। बी के पास भी 19 लाख 33 हजार नहीं है, बी के पास कितने? सिर्फ 10। समझ गए 19 लाख 33 हजार क्यों आया? 58 लाख बच रहे थे अंत में घर से लेके आने हैं। तो एक एक के खाते में कितना जाएगा? 19 लाख 33 हजार 333 रुपया। लेकिन 19 लाख 33 हजार 333 रुपया लाने की औकात ही नहीं ना किसकी? बी और सी की। दोनों क्या हो गए? इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गए। और बी के पास मैक्सिमम कितना रुपया आया? 10 लाख आया बी के पास से, और सी के पास से मैक्सिमम कितना पैसा आया? 2 लाख। तो बी को कितना लाना था? 1933, और लाया कितना? 10। तो बी कितना कम लाया? 9 लाख 33 हजार। और सी कितना कम लाया? 17 लाख 33 हजार कम लाया। और ए जो है वो अरबपति है, ए फॉर अरबपति। उसके पास पैसे की कमी नहीं, सबसे रिच पार्टनर ए ही था। तो ए अपने 19 लाख 33 हजार 333 तो लाएगा ही लाएगा। लेकिन मतलब सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ज्वाइंटली चुकाएं, 19 33 ज्वाइंटली। लेकिन अगर ज्वाइंटली नहीं चुक पा रहे हो तो सेवरली यानी अलग से भी ए को बी और सी का भी शेयर चुकाना पड़ेगा, पत्नी के गहने और ससुर की जमीन बेच के पर्सनली। अब ठीक है, छेड़ा तूने, मैं समझा, समझ गया होगा। कोई बात नहीं, अब आया समझ? बहुत सही। तो चक्कर ये है कि ए कह रहा है, ए के पास पैसे बहुत हैं, खूब पैसा, अरबपति है, पर ए कह रहा है कि मैं काय को चुकाऊं भैया, मैं तो सिर्फ मेरा पैसा चुकाऊंगा। मेरा कितना बनता है ज्वाइंटली? 19 33, तो मैं तो उतना ही चुकाऊंगा, इतनी ही मेरी लिमिट है। तो लॉ ने बोला ओ भाई, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं तुम्हारी, अनलिमिटेड है। लिमिट कुछ भी नहीं है। ज्वाइंटली चुकाओ तो बहुत बढ़िया, और ज्वाइंटली नहीं चुक पा रहा हो तो सेवरली भी चुकाना पड़ेगा, और उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो 19 33 तो तेरे को चुकाना ही है, तेरा हिसाब, प्लस 17 33 भी चुकाने हैं, और प्लस 9 33 भी चुकाना है। सारा चुकाना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी इतनी ही लिमिट है। लिमिट कुछ भी नहीं है, जितना कर्जा है उतना पूरा चुकाना पड़ेगा, और जितना बच रहा है उतना, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब क्लैरिटी आ गई? बहुत सही, शार्प। हे भगवान, तो बताइए लाइबिलिटी कैसी है एक्टिव पार्टनर की? अनलिमिटेड है। बाकी सारे पॉइंट तो आगे समझ में अच्छे से। तो चलो आज ये एक ही करते हैं। 2:08 हो गए, अगली मुलाकात कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड